चलो एक नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, फिर शुरू करते हैं अपन। अभी नहीं, बाद में। पढ़ाई से रिलेटेड है? पढ़ाई से रिलेटेड। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। नहीं बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो जय हिंद गाइस, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए। सो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे कल? हाँ, अभी पहले करंट अफेयर्स, उससे फिर डाउट सेशन। डाउट्स लेके आए हो ना? चलो ग्रेट। तो देखो, ये सब हमारे टॉपिक्स हैं जिनको आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, ये रबर प्लांटेशन को लेकर है। त्रिपुरा के अंदर रबर ट्रांसप्लांटेशन के कारण या प्लांटेशन के कारण हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि मंकी, वेजिटेशन और काफी सारी चीजें जो है वो दिक्कत में आ गई है। मतलब स्पेशली स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी, ये मोनोकल्चर को रिलेटेड एक टॉपिक है। तो मोनोकल्चर क्या होता है बेसिकली? मोनो का मतलब क्या? वन, है ना? एक प्रकार की वैरायटी के क्रॉप्स को जो है वो प्लांट करना, तो दैट इज मोनोकल्चर। तो इसी से रिलेटेड काफी अच्छा आर्टिकल है जिसको हम लोग जो है वो डिटेल में कवर करेंगे। फिर एक 50 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो है वो डिसअपियर हो गई, खत्म हो गई है, राइट? तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एशियन पैसिफिक कोस्टल यूनियन। तो इंडिया को इसकी लीडरशिप मिली है। जैसे कि आप जानते हैं कि G20 की लीडरशिप भी इंडिया के पास है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दिसंबर मंथ की लीडरशिप इंडिया के पास थी, 2022 की। तो ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी लीडरशिप इंडिया के पास है, वो टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला टॉपिक भी हमारे लिए काफी ज्यादा काम का है। बस छोटा सा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन को अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। अब हमारी कंट्री के अंदर गाड़ियां जो है वो हाइड्रोजन से चलेंगी, जिस पर ऑलरेडी पायलट बेसिस पर हम लोग काम कर रहे थे। बट देखिए, एक होता है ब्लू हाइड्रोजन और एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन। हमें अब मेनली प्रमोट करना है किसको? ग्रीन हाइड्रोजन को। तो हम समझेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है बेसिकली, राइट? और ग्रीन हाइड्रोजन को इंडिया में प्रमोट करना है। फिर अभी एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है लद्दाख के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लद्दाख के अंदर जैसे पहले जो था जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 370 के तहत उसको प्रोटेक्शन प्राप्त थी। बट जैसे आर्टिकल 370 हटा, तो लद्दाख में रहने वाली कम्युनिटीज ये डिमांड कर रही है कि आप हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को, हमारी जमीन को, लैंड को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराओ। तो एक कमेटी बनाई जा रही है, जिस कमेटी का मेन काम यही होगा, टास्क यही होगा कि वो फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोटेक्शन की उनका आवश्यकता है, राइट? एंड देन क्या होता है कैरेडमम? किस चीज को बोलते हैं अपन? इलायची, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? इलायची, है ना? तो इसके सैंपल्स जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, कुछ मंदिरों में आपको पता है कि इलायची वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जाती है, प्रसाद में इलायची वगैरह होती है। तो बताया जा रहा है कि ये जो इलायची है, इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है वो पाए गए। तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिला। इसमें बताया गया कि इंसेक्टिसाइड रेसिड्यू का लेवल जो है वो उसमें बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक अच्छा टॉपिक है जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर साइलेंट वैली, कौन बताएगा साइलेंट वैली कहां पर है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, याद रखना है। केरला के अंदर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। नीलगिरी हिल्स पता है ना आपको कि उसी क्षेत्र में, साउथ इंडिया के क्षेत्र में, उसी का ही एरिया है साइलेंट वैली का। तो इस प्रकार से टॉपिक जो है वो अक्सर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में स्पेशली। तो आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वेरी गुड। केरला के अंदर है, तमिलनाडु नहीं, केरला। अब देखिए ओम्बड्समैन, एक अच्छा टॉपिक हम लोग को देखने को बताया जा रहा है कि कंप्लेंट जो रिसीव की गई है ओम्बड्समैन स्कीम के तहत, उसमें बढ़ोतरी हुई है 9.39% की। ओम्बड्समैन कौन होता है? हाँ, अपन लोकपाल बोलते हैं बेसिकली इनको, ये लोकपाल है, राइट? ओम्बड्समैन इज अ लोकपाल। और इसका काम क्या होता है? जितने भी ग्रीवियंसेस हैं, कंप्लेंट्स वगैरह जो है उसको रिजोल्व करना, शिकायतों को रिजोल्व करना, राइट? तो ये काम होता है। फिर एक अर्बन फॉरेस्ट्री और अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड से रिलेटेड एक काफी अच्छा आर्टिकल है जिसको हम लोग जो है वो कवर करेंगे। एंड देन अच्छा, अपोलो मिशन आपको पता है, नासा का एक अपोलो मिशन था जिसके थ्रू नासा ने जो है वो मून पर ह्यूमंस को भेजा था। उनमें से एक लौते सर्वाइविंग जो व्यक्ति जो थे, एस्ट्रोनॉट थे, वो थे वॉल्टर कनिंघम। तो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। स्पेशली इसमें अपोलो मिशन के बारे में शायद कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हम लोग जो है वो जानेंगे। ठीक है, फिर एथिकल एनिमल रिसर्च को लेकर एक काफी अच्छा आर्टिकल हमें देखने को मिलता है। देखिए जनरली क्या होता है, हम एनिमल्स के ऊपर किसी प्रकार की रिसर्च कर लेते हैं, राइट? तो ये चीज तो गलत है ना, उनकी भी तो लाइफ है, राइट? तो उससे रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल है जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज से ये एक और हमारा एथिक्स का सेशन भी शुरू है। आप लोग का भी नहीं, आप लोग का बाद में जो है वो कंडक्ट करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस का एथिक्स का सेशन आज से शुरू हुआ, तो उसमें भी यही वाली चीज थी
कि एक इंसान की एथिकल वैल्यू सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन तक ही या ह्यूमन टू एनवायरमेंट तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, एनिमल्स तक भी होनी चाहिए, राइट। चलो एनीवेज, सो स्टार्ट करते हैं रबर प्लांटेशन। ठीक है, तो जहां पर जैसे रबर के प्लांटेशन जहां पर भी होते हैं, राइट, पेड़ वगैरह रबर के पॉइंट रबर के कल्टीवेशन के लिए जो उगाए जाते हैं, तो हो ये रहा है कि यहाँ पर मोनोकल्चर प्रैक्टिस चल रही है। मोनोकल्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक जैसे क्रॉप्स को जो है वो उगाना। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण दूसरे एनिमल्स नहीं आ पा रहे। अच्छा, आप मुझे बताओ कि दूसरे एनिमल्स को नुकसान क्यों पहुंच रहा है इस मोनोकल्चर के कारण। फॉरगेट अबाउट रबर प्लांटेशन, थिंक अबाउट कि एक एरिया है, एक क्षेत्र है जहां पर एक ही प्रकार का प्लांटेशन चल रहा है, एक ही प्रकार के क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, तो उसके कारण बायोडायवर्सिटी में लॉस क्यों हो रहा है? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? फूड, एग्जैक्टली भाई, स्पीसीज को फूड नहीं मिल रहा जो उसको मिलना चाहिए वहां पर, क्योंकि देखो एक जंगल के अंदर, फॉरेस्ट एरिया के अंदर एक स्पीसीज को हर प्रकार के फूड चाहिए, एंड अगर उसको नहीं मिलेंगे तो स्पीसीज क्या होंगी? स्पीसीज का लॉस होगा, स्पीसीज की डेथ होगी, राइट। और उसके कारण पूरा फूड चेन जो है वो डैमेज हो जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। तो देखिए, एक रिसर्च आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ मोनोकल्चर रबर प्लांटेशन ऑन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। कौन होते हैं प्राइमेट्स? मंकी, राइट, बंदर वगैरह, जो क्लोजेस्ट ह्यूमन के क्लोज जो रहते हैं ना स्पीशीज, हाँ, तो उसको जो है वो प्राइमेट जो है वो कहा जाता है। तो नॉन ह्यूमन मतलब कि मंकी हो गए, राइट, तो ये सब लंगूर्स वगैरह हो गए, तो ये सब जो है एप्स, तो ये नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं, तो इनको जो है वो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंच रहा है, राइट। और प्लांट की डाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि आप एक जैसे प्लांट्स लगाओगे तो ऑब्वियस ही बात है कि दूसरे प्लांट्स को नुकसान होगा ही होगा, दूसरे प्लांट्स वहां पे नहीं उगा रहे हो। अच्छा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप एक जैसे प्लांट्स जो लगाओगे, दैट मींस कि सॉइल भी जो है वो डैमेज होगी, राइट, क्योंकि सॉइल को भी जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, जैसा अपन उस दिन जो है वो डिस्कस कर रहे थे, और वो भी एक जैसे प्लांट से नहीं, अलग अलग प्लांट्स के थ्रू जो है वो पॉसिबल हो पाता है। इसलिए बोला जाता है कि इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिस जो है वो सबसे अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, राइट। तो ये चीज है। सो हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, तो अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को जो है वो कन्वर्ट करके मोनोकल्चर प्लांटेशन में लाया जा रहा है। मतलब कि आप फॉरेस्ट पूरे की पूरे जंगल को हटाकर सिर्फ एक जैसी स्पीसीज पर फोकस कर रहे हो, तो आप जब एक जैसी स्पीसीज पर फोकस करोगे तो डिफिकल्टीज तो होंगी भाई। दूसरे एनिमल्स हैं वो कुछ और खाते हैं, अब उनको वो खाना नहीं मिलेगा, तो वहां उनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा, वहां से भाग जाएंगे वो, राइट। तो ये चीज है। इसमें बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट को जो है वो आप एक नेचुरल रबर ट्रांसप्लांटेशन में जो है वो, या प्लांटेशन में जो है वो आप वो कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो त्रिपुरा के अंदर। तो त्रिपुरा से रिलेटेड ये न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, और इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है पड़ा है नॉन ह्यूमन प्राइमेट स्पीसीज के ऊपर और वेजिटेशन के ऊपर उस क्षेत्र के। ह्यूमन जो है वो ओवर यूज कर रहे हैं वर्ल्ड के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, राइट। तो ये भी एक इशू हम लोग को ओवर यूजिंग का देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, है ना। सो WWF के अकॉर्डिंग हर साल लगभग 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो रहा है, राइट। फिर लार्ज प्रपोर्शन जो है वो प्राइमरी फॉरेस्ट का इंडिया के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है इनटू मोनोकल्चर प्लांटेशन, जैसे कि टी, ऑयल, पाम, टीक, नेचुरल रबर। इसके कारण इन्होंने पूरे फॉरेस्ट, यानी कि इसको उगाने के लिए पूरे फॉरेस्ट को उन्होंने खत्म कर दिया। यानी कि फॉरेस्ट के अंदर बायोडायवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स की स्पीसीज होती है, और आपने क्या किया, एक प्लांट को उगाने के चक्कर में दूसरे प्लांट्स को जो है वहां से वैनिश कर दिया, राइट। अब इम्पैक्ट क्या हुआ एनिमल के ऊपर, तो काफी सारे मंकीज, नंबर ऑफ मंकीज जो है वो रबर प्लांटेशन एरिया के अंदर दे आर मच लोअर देन नियर बाय फॉरेस्ट, यानी कि जहां पर आप रबर प्लांटेशन कर रहे हो वहां पर ज्यादा मंकीज नहीं है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फॉरेस्ट एरिया के, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है, और प्राइमेट्स जो है बहुत ही कम टाइम जो है रबर प्लांटेशन जहां पर है वहां पर बिता रहे हैं, और बहुत सारे रबर प्लांटेशन के कारण उनको इनफ फूड नहीं मिल पा रहा। फूड इज द इशू, राइट, जिसके कारण उनका सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्टी में जो है पड़ गया है, राइट। और स्पीसीज को जो है ये खतरे में डाल रहा है, और प्राइमेट इसके कारण क्या होंगे, लुप्त हो जाएंगे। अब देखो एनिमल को फूड नहीं मिलेगा तो एनिमल क्या करेगा, खत्म हो जाएगा ना, एनिमल बचेगा नहीं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों इतना प्राइमेट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स यानी कि मंकी वगैरह, इन सब स्पीसीज पर क्यों फोकस किया जा रहा है। अब देखो, बात सिर्फ मंकी और ये सब स्पीसीज की नहीं है, बात ओवरऑल स्पीसीज की है, राइट। क्योंकि अगर मंकी नहीं आ रहे दैट मींस दूसरे एनिमल्स भी नहीं आ रहे, उनको भी नुकसान पहुंचेगा, राइट। क्योंकि पूरी चीज जो है वो फूड चेन, और मैंने फूड साइकिल के बारे में डिस्कस किया है, तो फूड चेन से एसोसिएटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो वेरी वेल कि ये सब जो एनिमल्स वगैरह जो होते हैं ये पॉलिनेशन का भी काम करते हैं, जैसे कि इनकी बॉडी में जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो अटैच हो जाते हैं, और फिर पॉलिनेशन का भी काम करता है। जब यही सब एनिमल्स नहीं होंगे, स्पीसीज नहीं होंगे, तो पॉलिनेशन भी नहीं होगा, क्रॉपिंग बेकार हो जाएगी, यानी कि आप बोल सकते हो प्लांटेशन और खराब हो जाएगा, और लॉस हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। तो ये वाली चीज है। तो नॉन ह्यूमन प्राइमेट जो है ये सेंट्रल इंपॉर्टेंस के हैं ट्रॉपिकल बायोडायवर्सिटी और वेरियस इकोसिस्टम में। ये ह्यूमन के नियरेस्ट बायोलॉजिकल रिलेटिव है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं काफी सारी सोसाइटीज में, सोसाइटीज के लाइवलीहुड में, कल्चर में, रिलीजन में, राइट।
प्राइमेट्स हेल्प करते हैं, जैसे अपने बात करी पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सीड डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं, जैसे कि उसने एक आम खाया और कहीं पर भी उसको जो है वो छोड़ दिया, राइट। तो यही तो होता है फॉरेस्ट का एक कल्चर आप कह सकते हो, ठीक है। फिर सॉल्यूशंस क्या सजेस्ट किए गए, तो बोला ये जा रहा है कि आप एक इको फ्रेंडली रबर प्लांटेशन करो, यानी कि अगर आपको मोनोकल्चर करना है, एक सिंगल क्रॉप पर जो है फोकस करना है, तो आप इस पर काम करो, या एक सिंगल प्लांट पर फोकस करना है तो आप इकोसिस्टम या इकोसिस्टम फ्रेंडली रबर प्लांटेशन पर काम करो, राइट। जैसे कि आप आसपास के क्षेत्र में फ्रूट्स भी उगा दो, जैसे आपको रबर प्लांटेशन करना है तो साइड वाले एरियाज पर जो है फ्रूट्स उगा दो, जैसे कि वहां पर स्पीसीज तो अवेलेबल रहे, स्पीसीज तो नहीं भागे, बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो ना हो, राइट। तो ये चीज बताई जा रही है। वेरियस प्लांट शुड बी केप्ट इंटैक्ट एट द एजेस ऑफ द रबर प्लांटेशन, वही जो अपन ने अभी बात करी, जैसे फ्रूट्स आप उगा रहे हैं वैसे और भी प्लांट्स जो है वो उगाओ, राइट। ये चीज है। और वाटर बॉडीज वगैरह पर भी व्यवस्था करो। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो है, इट अलाउज रबर प्लांट्स, फॉरेस्ट वेजिटेशन, एडिबल और यूजफुल प्लांट्स प्लांटेड टुगेदर, तो सबको आप एक साथ जो है वो प्लांटेशन करो ना, अगर आप कर रहे हो तो, या सस्टेनेबल तरीके से करो, कि जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सको या मेंटेन कर सको, नॉट इवन कंजर्व। तो और क्या इम्पैक्ट मोनोकल्चर फार्मिंग के हमें देखने को मिलते हैं, तो कंटिन्यूअस मोनोकल्चर, यानी कि आप लगातार एक ही क्रॉप को जब उगाते जाओगे तो सेम स्पीसीज हर साल साल दर साल जो है वो उग रही है, तो वो एनवायरमेंट के लिए अनसस्टेनेबल है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राइट। डिजीज प्रेशर इसमें बिल्डअप होता है, इसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो ये चीज हमें देखने को दी। इवन मोनोक्रॉपिंग के कारण ये भी बताया गया कि डिफॉरेस्टेशन होता है। सो दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मोनोक्रॉपिंग, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और फिर इसके अलावा ये काफी सारे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को जो है वो रिड्यूस कर देता है, सॉइल को खराब कर देता है। मोनोकल्चर के कारण सॉइल एक्सॉशन हम लोग को देखने को मिलता है, और जब सॉइल जो है वो से कुछ न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन हो जाता है, क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे तो दूसरे क्रॉप्स के लिए सॉइल अवेलेबल ही नहीं हो पाएगी, मतलब काम ही नहीं कर पाएगी, तो बोलते हैं ना फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी वो खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। सो दिस इज द पॉइंट। सो प्राइमेट जो है वो क्या है, तो ये मेंबर है मोस्ट डेवलप्ड और इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ मैमल्स के, जो कि बहुत ही नजदीक है, क्लोजेस्ट है ह्यूमन के, राइट। सो जैसे कि ह्यूमंस हो गया, मंकीज हो गए, एप्स हो गए, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है प्राइमेट्स की कैटेगरी में आता है। और 14 स्पीसीज जो है वो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की जो है वो इंडिया में हमें देखने को मिलती है। 6 स्पीसीज मकाउस की है, 5 स्पीसीज लंगूर्स की है, 2 लूजेस की हम लोग को देखने को मिलती है, और 1 स्पीसीज जो है वो गिबन यानी कि एप की हम लोग को नजर आती है। क्लियर वाला टॉपिक। अब देखो न्यूज ये आ रही है कि 50 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, यानी कि हेरिटेज साइट्स आप कह सकते हो, क्योंकि एएसआई जो है वो मतलब एंशिएंट साइट्स वगैरह, मॉन्यूमेंट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने का काम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अब ये बोल रहे हैं 50 साइट्स डिसअपियर हो गई, खत्म हो गई। आप जैसे कि पहले वो उस लिस्ट में थी, आज की डेट में आप जा रहे हो देख रहे हो तो खत्म है ही नहीं वहां पर। क्या रीजन हो सकता है, जनरली अपन बात करें तो रीजन तो हमें पता लग जाएंगे आर्टिकल में, बट हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है कि क्या रीजन हो सकता है, ये साइट्स क्यों डिसअपियर हो गई। सोचो कौन बताएगा इसका आंसर। अच्छा, महक जी ने आज एथिक्स की क्लास लेकर अपना रूम साफ कर लिया। कुछ ज्ञान की बात होती है ना एथिक्स के अंदर, अपन को कैसे रहना चाहिए। आज एथिक्स की क्लास थी। लैक ऑफ कंजर्वेशन, वेरी गुड। संरक्षण नहीं कर रहे हो, डिपार्टमेंट्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, राइट। एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम नहीं हो रहा है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और बताओ, सोचो ना कुछ क्या हो सकता है। एक तो ध्यान नहीं दिया आपने, हाँ अभी क्लास ले रहा हूँ, हाँ और एग्जैक्टली नेचुरल डिजास्टर आप बोल सकते हो, ठीक है, अपन कह सकते हैं कि उसके कारण, ठीक है, बट अब काम क्या है, ऐसे डिजास्टर्स को प्रोटेक्ट करना है ना। और क्या कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में कि यार एक पर्टिकुलर साइट है वो अब प्रोटेक्ट, अब बची नहीं, डिसअपियर हो चुकी है। लोकल कम्युनिटीज को आपने अवेयर नहीं किया, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन कि भाई देखो एक साइट है, जैसे अपने घर के नजदीक में कोई साइट है, उसको अगर आप एज अ कम्युनिटी के तौर पर उस पर आप काम नहीं करोगे तो डैमेज हो जाएगी ना, सोसाइटी उस पर काम नहीं करेगी, डैमेज हो जाएगी, राइट। जैसे कि एक ही एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपको शायद पता होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का पंजाब वाले एरिया में एक साइट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जब वहां पर रेलवे जो है बनाया जा रहा था तो उससे ब्रिक्स निकाल ली थी उन्होंने, क्योंकि उनको बर्न ब्रिक्स जो है मिल गए थे। यही थी ना स्टोरी अपनी,
तो अब क्या हुआ, लोगों को अवेयरनेस नहीं, तो लोगों ने सोचा कि अरे रेडीमेड मटेरियल तो है, चलो इसको डैमेज करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, चोरी भी तो होती है ना, राइट। दीज आर द इश्यूज, बहुत बेसिक कॉमन इश्यूज हैं, ठीक है। सो अब ध्यान देना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिसेंटली कहा है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में, मतलब उनको कमेटी को बताया कि 50 जो है इंडिया की, मतलब 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनमें से 50 जो है वो मिसिंग है, गायब, मिल ही नहीं रहे। प्रीवियसली 2013 में कैग की रिपोर्ट में ये चीज बताई गई कि एटलीस्ट 92 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो है पूरी कंट्री के अंदर वो मिसिंग है, और 42 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। एग्जाम्पल्स मॉन्यूमेंट के जो है वो कहते, देखो ये वाली जो चीज है ना एग्जाम्पल्स, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, राइट। जैसे चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि बताओ कि 12 खंबा सीमेंट्री जो है वो कहाँ पर है, राइट। तो ये हम लोग को अच्छा सिमेट्री ये दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर गन्स ऑफ एम्परर शेर शाह सूरी, राइट, तो ये। फिर तिनकुसिया कहाँ पर है, ये भी हम लोग को आसाम में देखने को मिलता है। और फिर कॉपर टेम्पल्स के कुछ रूइंस वगैरह, यानी कि कुछ कॉपर टेम्पल्स हुआ करते होंगे अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, तो वो जो है वो खत्म हो चुके हैं, वो मिल नहीं रहे, राइट। तो इसमें ये चीज बस ध्यान में रखना, 12 खंबा सिमेट्री, राइट, कब्रिस्तान, ये दिल्ली में। तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स कौन से होते हैं, तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जिसको डिक्लेयर किया गया है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और इसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंडर रखा गया है। और ये जो कानून हमें देखने को मिलता है, ये रेगुलेट करता है कि मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के, उनको प्रोटेक्ट करना, राइट। और अच्छा, क्यों प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग ऐसे ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को, क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, क्या पड़ी है हमारी प्रोटेक्ट करने की, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, हो सकता है। और सोचो, दिमाग लगाओ, आंसर आप ही के पास है। जैसे ताजमहल, व्हाई वी आर प्रोटेक्टिंग ताजमहल, वो तो हमने डाला है ना, बट क्यों, क्या हो सकता है, हाँ लोगों की बिलीव्स वगैरह हो गई, राइट, कि उस पर है, जैसे ट्रेडिशंस होते हैं, राइट, काफी सारे लोगों के जो उस पर्टिकुलर चीज से एसोसिएटेड है। टूरिज्म भी बूस्ट कर सकते हो आप, बट टूरिज्म के लिए बहुत सारी प्लेसेस है, ऐसा नहीं है, बट ये सब प्लेसेस जो है वो कल्चरली, ट्रेडिशनली, बहुत हिस्टोरिकली, जिनका एक कुछ है, मतलब कुछ हिस्टोरिकली उनका प्लेस है, राइट, बड़ा, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हिस्ट्री से जुड़ा इंडिया की, राइट। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से होते हैं, पता लग गया। अब सुनो, इस कानून के थ्रू, जिस कानून की हम लोग बात कर रहे हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, तो ये कानून जो है वो प्रोटेक्ट करता है मॉन्यूमेंट्स को और साइट्स को, और जो कि मोर देन 100 इयर्स ओल्ड है, 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिसके अंदर टेम्पल्स हैं, कब्रिस्तान है, इंस्क्रिप्शंस है, कैनन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। फिर इस कानून के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल जो है, दे आर सपोज टू रेगुलरली इंस्पेक्ट द मॉन्यूमेंट, उनसे उम्मीद की जाती है वो रेगुलरली जाए और मॉन्यूमेंट्स के इंस्पेक्शन करें, राइट, उसकी कंडीशन की जांच करें, इशू करें नोटिसेस, अगर वहां पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, वहां पर लोग आकर बस गए, तो ये काम है ऑफिसर्स का कि वो वहां से आकर लोगों को हटाएं, राइट। सो क्यों ये मॉन्यूमेंट्स है वो मिसिंग हो गए, तो मॉन्यूमेंट्स बहुत पुराने थे, सेंचुरी ओल्ड, राइट, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को मिल रहे थे। उसके रीजन जो है ये है कि गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया हेरिटेज के ऊपर, गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस था सोशल सेक्टर के ऊपर, इन सब चीजों पर सरकार ने ज्यादा फोकस नहीं किया, राइट। और एम जो था टू अनकवर मोर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव बस ये था कि हमें ज्यादा से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स को जो है वो ढूंढना है या उसको इस लिस्ट में शामिल करना है, राइट, इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने के लिए कि अरे हमारे यहाँ तो इतने सारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं। बट व्हाट अबाउट दोस जिसको आपने ऑलरेडी खोज दिया, उसको तो कंजर्वेशन, उसके संरक्षण के लिए आपने कुछ काम नहीं किया, उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम नहीं किया, राइट। सो दिस इज द इशू। तो इशू हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लैक ऑफ कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन पर काम नहीं किया, इंप्लीमेंटेशन नहीं किया कि उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है। फिर रैपिड अर्बनाइजेशन, बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया। अब अर्बनाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं से ऐसे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर से फोकस है वो हट जाएगा, राइट, दिस इज द इशू। फिर कई काफी सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे थे कि जो रिजर्वायर या फिर डैम के नीचे आ गए, राइट, पानी के नीचे चले गए। फिर इसके अलावा बहुत दूर दराज के थे तो उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, राइट, एक्सेस बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने सोचा कि चलो क्या प्रोटेक्शन करना, छोड़, राइट, इग्नोरेंस, मतलब, तो ये चीजें हैं। सो अब कुछ चीजें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड करी,
जैसे इन्होंने बोला कि आप अभी एक काम करो, जितने भी हम लोग को सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं उनको पूरे के पूरे मॉन्यूमेंट्स को आप मैंडेटरी सर्वे करवाऊंगा, पता लगाओ कि कहाँ पर कौन से मॉन्यूमेंट्स है। फिर बजटरी एलोकेशन यानी बजट प्रोवाइड कराओ इनके संरक्षण के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए प्रॉपर। लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करो, टेक्नोलॉजीज का उपयोग करो, ये सब चीजें उन्होंने बताई। फिर ये भी बोला कि पीरियोडिक समय समय पर इंस्पेक्शन करो, राइट, इन सब मॉन्यूमेंट्स का। ठीक है, अच्छा, अब ये सब नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, क्या इन्हें हम नेशनल इंपॉर्टेंस की लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि डिलीट करने से पहले आपको उसको डीनोटिफाई जो है वो करना पड़ेगा, एक लेंथी प्रोसेस होगी। इट्स बेटर कि अब जो बच्चे हुए उस पर आप फोकस करो रेदर देन डिलीशन। मतलब अब डिलीट करने से हो ही क्या जाएगा, मिल ही क्या जाएगा, राइट? इट्स बेटर कि जो अथॉरिटीज को मिलते जा रहे हैं उसको संरक्षण करवाएं उसका, और जो नहीं मिल रहे हैं उसको भले ही मिसिंग की कैटेगरी में जो है डाल दें, उसको डीनोटिफाई कर दें। बट अभी आपको सिर्फ स्पेशली डीनोटिफाई करने के लिए प्रोसेस चलाओगे तो अननेसेसरली टाइम वेस्ट करोगे। मेन फोकस तो आपका ये होना चाहिए कि आप संरक्षण करो, प्रोटेक्शन करो। नहीं, रीबिल्ड कैसे आप कह सकते हो? ताजमहल को दोबारा से रीबिल्ड करोगे क्या? नहीं, मतलब जो कुछ जगह है जहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाती है। नहीं, रीबिल्ड कर ही नहीं सकते आप, तो मतलब ही क्या रहा? आपने तो उसको मॉडर्नाइज कर दिया है ना। आपने आप बोल रहे हो कि यार कुछ टूट गया है तो उसको बना दें, नहीं तो हेरिटेज की वैल्यू नहीं रह जाएगी ना, फिर तो कहाँ से रह जाएगी? कौन सा लोथल? वो तो उस तरीके का बना रहे हैं वो, मतलब इट इज अ मॉडल म्यूजियम। लोथल की आप बात कर रहे हो ना, एक पोर्ट जो है गुजरात का। हाँ हाँ, पांच है मेरे ख्याल से, हाँ। तो उसमें बेसिकली दे आर क्रिएटिंग अ मॉडल कि उस समय की पोर्ट सिटी कैसे हुआ करती थी, दैट वाज अ मॉडल, राइट? मतलब वो एक्चुअली थोड़ा कि वैसी की वैसी है, वो उसको मॉडल बना रहे हैं कि ऐसी हुआ करती थी, राइट? तो वो चीज है, जैसे म्यूजियम होता है ना, लाइक कि म्यूजियम के अंदर हम देख, जैसे अभी अपना जो ये ट्राइबल म्यूजियम है यहाँ पर शामला हिल्स पे, तो वहां पे आप जाते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, राइट, कि कैसे लोग जो है वो रहते थे, किस प्रकार से उनका जीवन हुआ करता था। तो दैट इज अ मॉडल जो अभी गुजरात के अंदर बन रहा है। आप हेरिटेज साइट को बना नहीं सकते हो, बना दिया आपने तो किस बात की हेरिटेज साइट रह गई वो, राइट? ठीक है, समझ में आई? तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ध्यान में रखना है। और कानून अपन ने ऑलरेडी जो है उससे रिलेटेड डिस्कस कर लिया, 1958 का कानून है। तो इसका काम ही ये होता है कि इस कानून के थ्रू जितनी भी साइट्स वगैरह है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। 1861 में इसका फाउंडेशन हुआ था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। पहले यूपीएससी बहुत पूछती थी, स्टेट पीएससी पूछती है आजकल, अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इनके द्वारा एएसआई का फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। फिर लॉर्ड कर्जन, ये यूपीएससी पूछ सकती है कि लॉर्ड कर्जन जो है इन्होंने एक कानून जो है वो पास किया 1904 में, राइट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, और इन्होंने बनाया, इट मेड दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एज एन ऑफेंस। इसने बोला कि जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करता है वो एक अपराध होगा, और ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया कि वो प्रिजर्व करें एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को, राइट? और नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी भी हमें देखने को मिलती है, इसी कानून 2010 के कानून के थ्रू बनी, राइट? और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही आती है, और इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जितनी भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। क्लियर ये वाला टॉपिक अच्छे से? अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन पैसिफिक कोस्टल यूनियन। इंडिया जो है वो इसकी लीडर बन गई है, राइट? और इसलिए आपको ये टॉपिक को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे ख्याल से अभी 5 ही साल हुए हैं हमने इसे ज्वाइन किया, और हम 5 सालों के बाद अब 4 इयर्स की पीरियड के लिए इसके लीडर बन गए, राइट? तो इंडिया जो है वो सेक्रेटरी जनरल का चार्ज इंडिया को जो है मिल रहा है 4 सालों की पीरियड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से उठाकर क्वेश्चन पूछेंगे, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना। अब देखो, पोस्टल यूनियन है, मतलब दैट मींस की जितनी भी कंट्रीज है, इसकी मेंबर कंट्रीज टोटल 32 है, तो 32 कंट्रीज के बीच में जो है पोस्टल रिलेशनशिप को जो है स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, बस और कुछ नहीं। और ये इकलौती रिस्ट्रिक्टेड यूनियन हम लोग को देखने को मिलती है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, राइट, इस क्षेत्र के अंदर, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है यूएन की, ये वाला फैक्ट भी ध्यान में रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पोस्टल रिलेशंस को इंप्रूव करना है मेंबर कंट्रीज के बीच में। और उसका हेडक्वार्टर पूछ लेंगे तो थाईलैंड ध्यान रखना, बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, अब बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। अब आप मुझे बताएंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है? जो रिन्यूएबल
हाँ रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी के थ्रू आप बना रहे हो, प्रोसेस बताओ कैसे बनता है? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस, वेरी गुड। क्या मतलब क्या करता है मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में? वेरी गुड। देखो एवरीवन नोस कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहां पर है? वाटर H2O, राइट? तो हमारे पास अब एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं, दैट इज हाइड्रोजन। तो अगर हमारे पास भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन है, सो व्हाट वी कैन डू, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से पानी के माध्यम से हम हाइड्रोजन को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, एक होता है ब्लू हाइड्रोजन। अब ब्लू हाइड्रोजन में जो है वो क्या होता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हैं। हम किसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है कोयले को जलाकर हमने उससे इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया, तो दैट मींस कि दैट इज नॉट 100% रिन्यूएबल, राइट? वो 100% रिन्यूएबल नहीं है। बट अगर हम सोलार पावर से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उससे हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से रखना, ठीक है? तो सेंटर ने क्लियर कर दिया 19,744 करोड़ रुपीस का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इसी को लेकर ये टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ये टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना प्लस इंडिया को एज अ हब के तौर पर बना देना, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। सो एक्सपेक्टेड मिशन की आउटकम जो है वो क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के थ्रू एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन हर साल जो है वो हाइड्रोजन डेवलप करेंगे हम। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी जो है वो 125 गीगावाट और एडिशन जो है वो 2030 तक अचीव करने पर फोकस करेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद हम 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जनरेट करने वाले हैं ना? अपन ने किस पर डिस्कस किया था? इजिप्ट के अंदर क्या हुई थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, है ना? तो उसमें हमने जो है डिस्कस किया था इस चीज के बारे में। इंडिया ने क्या दिया था? पंचतंत्र, पंचामृत, क्या दिया था? पंचामृत था पक्का। तो वो स्ट्रेटेजी दी थी, यस। तो उसमें हमने बात करी थी कि इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगी कितना? 500 गीगावाट बाय 2030, है ना? और इंडिया जो है और क्या था 2070 तक हम क्या बनने वाले हैं? हाँ, जीरो कार्बन एमिशन हमारा 2070 तक हो गई थी। ये सब टॉपिक याद रखना है, बिल्कुल टारगेट्स। 17 सस्टेनेबल, हाँ हमें अचीव करना है यूनाइटेड नेशन के। गुड, ठीक है। अब आगे आओ। तो ये चीज हमने जानी। फिर ओवर 8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट हमें करना है इस क्षेत्र में, हाइड्रोजन। 6 लाख से भी ज्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट पर बच जाएगा और लगभग 50 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो एनुअल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है 2030 तक रिड्यूस होगा। सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट यू मतलब स्ट्रिक्टली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये टारगेट्स ऐसे होते हैं ना, टारगेट्स तो हमेशा याद ही रखो, क्योंकि जिसको आप मेंस में यूज करोगे उससे आपके मेंस का जो वेटेज होता है ना वो काफी अच्छा जो है बढ़ेगा। मतलब कि जैसे क्या होता है कि नॉर्मली लोग आंसर लिख रहे हैं बट आप एक टारगेट के साथ आंसर लिख रहे हो और करंट अफेयर्स को स्पैड करके लिख रहे हो। जैसे कि अभी ये टॉपिक अपन ने पढ़ा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 को अपन ने लिंक कर दी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो ऐसे ही करना है आपको। जैसे कल आपने कॉपी जो है वो चेक कराई थी, मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको करंट अफेयर्स का भी मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि वो करोगे तब इंपैक्ट जो है वो क्रिएट होगा। अब देखिए इस मिशन के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो साइट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसके तहत 2 फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म जो है वो क्रिएट किए गए। इसमें मेनली पहले चीज तो फोकस की गई कि इलेक्ट्रोलाइजर को जो है वो हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको इंपोर्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और जो भी करेगा तो उसको वेरियस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि वो अगर प्लांट ओपन कर रहा है तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दे दिया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट पर सब्सिडी दे दी जाएगी, राइट? इस प्रकार की चीज है। फिर एक दूसरा है कंपोनेंट शिप, स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। इसके थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा कि कैसे हाइड्रोजन हम लोग तेजी से प्रोड्यूस करें। फिर ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है इंडिया को, राइट? फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर काम करने की पॉलिसीज हम लोग तैयार करें, बनाए। स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चलाना है, राइट? ये सब चीजें। इंडिया का क्या स्टेटस है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर? तो देखिए अपन ने डिस्कस अभी कर ही लिया, इसमें भी आ गया कि 500 गीगावाट की एनर्जी हम लोग को जनरेट करनी है 2030 तक। कौन सी एनर्जी? कौन सी एनर्जी?
रिन्यूएबल एनर्जी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, यस। और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने रिसेंटली इंडिया की पहली 99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी ईस्टर्न असम के जोरहट में जो है वो कमीशन किया है, स्टैब्लिश किया है। और एनटीपीसी जो है सूरत के अंदर इसने स्टार्ट किया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन पाइप नेचुरल गैस के साथ, मतलब किए पाइप नेचुरल गैस और ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड कर रहा है। जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आपको पता है, E20 2025 का टारगेट है ना शायद E20 का, कि 20% हम लोग इथेनॉल को पेट्रोल के साथ जो है वो मिक्स करेंगे 2025 तक। 2025 है कि कुछ और टारगेट है कि 2024 है, 5 याद आ रहा है, पता नहीं क्या मुझे, एक बार इसको चेक करना। तो जैसे कि हम लोग इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, वैसे ही इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन को जो है ब्लेंड करना शुरू कर दिया पाइप नेचुरल गैस के साथ, राइट। फिर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है इसने अप्रूवल दे दिया कि 5% ब्लेंड करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को पीएनजी के साथ, और बाद में जाकर इसको 20% तक लेकर जाएंगे। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोलैबोरेट किया बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट के साथ, और ग्रीन मिलियंस कंसल्टेंट द ग्रीन मिलियंस के साथ इन्होंने कंसल्ट किया टू मैनेज इट्स वेस्ट एंड जनरेट इट इनटू यूजेबल ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब इनका जो भी वेस्ट जो है उससे ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बनाएंगे, जनरेट करेंगे। फिर एक स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप भी हमें देखने को मिल रही है पैसे मोबिलाइज करने के लिए, राइट, ठीक है। बेनिफिट्स इस मिशन के जो है वो क्या हम लोग को देखने को, बहुत बेसिक बेनिफिट्स है। इसमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, राइट, कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम यहाँ पर अगर प्रोड्यूस करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट डीकार्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज ग्रीन हाइड्रोजन की एनर्जी जो है वो यूज करेंगी रेदर देन फॉसिल फ्यूल्स, है ना। मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन में इसको हेल्प मिलेगी, वो भी डीकार्बनाइज होगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। हम इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, राइट। हम खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइजर्स को हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, राइट। हम अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करेंगे, ये सब पॉइंट्स है। अब इस मिशन की बात करें तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है वो लॉन्च हुआ है अगस्त 15 2021 को, एंड किस व्यू के साथ, टू कटिंग डाउन कार्बन एमिशन, की कार्बन एमिशन को हम लोग को कट डाउन करना है और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को जो है इंक्रीज करना है। और नोडल एजेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये स्कीम की गाइडलाइन बनाएगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, राइट। और सभी कंसर्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, एजेंसीज, इंस्टीट्यूशन जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के, ये बेसिकली इस पर फोकस करेंगे कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है, क्लियर ये टॉपिक, कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। हाई पावर्ड कमेटी फॉर लद्दाख। तो देखिए हुआ ये कि जैसे ही हमें देखने को मिला कि आर्टिकल 370 हटाया गया, जम्मू एंड कश्मीर से स्पेशल स्टेटस जो है वो छीन लिया गया, तो उसके बाद से काफी सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स लद्दाख के अंदर ये डिमांड कर रहे थे कि यार हमें हमारी जमीन को प्रोटेक्शन चाहिए, हमें रिसोर्सेज को, हमारी जो रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज उनको प्रोटेक्शन चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो ये पिछले 3 सालों से बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे इन सब चीजों की। तो इनकी डिमांड को देखते हुए अभी रिसेंटली एक हाई पावर्ड कमेटी जो है बनाई गई लद्दाख के लिए, राइट। और इसमें ये कमेटी का मेनली फोकस जो है वो रहेगा कि ये इंश्योर करना है कि इसको अपन 6 शेड्यूल के अंदर शामिल करें या नहीं करें। अच्छा, 6 शेड्यूल के अंदर क्या होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 6 शेड्यूल है उसके अंदर क्या होता है, सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है। 6 शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, मतलब बेसिकली या ट्राइबल काउंसिल्स आप बोल सकते हो कि ये ट्राइबल एरियाज होते हैं और इन एरियाज पर ऑटोनोमस एरियाज होते हैं, मतलब इन एरियाज पर ट्राइबल्स को पूरा अधिकार होता है कि वो खुद ब खुद अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, राइट। हर चीज का नहीं होता, कुछ लिमिटेड चीज का होता है, राइट, खुद से अधिकार। तो ये 6 शेड्यूल, और 6 शेड्यूल के अंदर अभी तक की बताया जाता है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 10 ही ऑटोनोमस काउंसिल जो है बनाई गई है और 80 mm के ये स्टेट्स होते हैं, राइट, जैसे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ये 4 है, अभी कंफर्म कर लेंगे अपन यही है कि नहीं है, इस फैक्ट्स को अपन देख लेंगे। तो ये चीज हम लोग को नजर आ रही है। तो यहां तक आपको बात समझ में कि न्यूज जो है वो क्या है कि लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनके लैंड को प्रोटेक्ट करो, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराओ। तो उसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी डेवलप कर दी गई है, राइट। ये कमेटी जो है वो डिस्कस करेगी कि किस प्रकार से यूनिक कल्चर जो है लद्दाख का, उनकी लैंग्वेज है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करें हम लोग, उनकी जमीन को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे इंश्योर करें कि वहां के लोगों के लाइवलीहुड, राइट, आजीविका, एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो लेह और कारगिल के लिए बनाई जाए, तो इस मुद्दे पर भी ये कमेटी जो है बताएगी। अब यहां से आपसे उठाकर क्वेश्चन पूछेंगे 6 शेड्यूल, तो आर्टिकल 244 के अंदर आता है 6 शेड्यूल, ये चीज याद हो जानी चाहिए, राइट। और
ये क्या करता है, ये ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराता है ट्राइबल पॉपुलेशन को, कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो डेवलप कर लें, यानी कि खुद अपना एक अलग से काउंसिल जो है वो डेवलप करें और वो कानून बनाए जमीन से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। मतलब कि उनको इन 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पब्लिक हेल्थ, लैंड और एग्रीकल्चर, इन 3 चीज से रिलेटेड जो है ये खुद ब खुद कानून जो है बना सकते हैं। और अभी तक 10 ऑटोनोमस काउंसिल है और वो कहाँ पर है, ATMM आसाम, अच्छा ये आसाम है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं, आसाम, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ATMM याद रखना, ये शॉर्टकट है। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो इसने भी रिकमेंड किया कि यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है उसको 6 शेड्यूल के अंदर शामिल कर लो, राइट। अब उसके क्यों शामिल कर रहे हैं 6 शेड्यूल के अंदर, तो ये बताया गया कि 90% से भी लद्दाख की जो से ज्यादा लद्दाख की पॉपुलेशन ट्राइबल है, राइट। प्राइमरी शेड्यूल ट्राइब जो लद्दाख के अंदर है, अब यहां से उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल्टी बेड़ा ट्राइब जो है वो कहाँ की है, तो लद्दाख ध्यान में रखना है, राइट। फिर इसके अलावा बोडो ट्राइब एक हम लोग को देखने को मिलती है, फिर ब्रोकपा करके है, ड्रोकपा भी है, टार्ड, शिन, तो ये सब ट्राइब है, चंगपा, राइट, गारा, मौन और उरिकपा, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्राइबल ग्रुप्स के नेम है, ये प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लेते हैं ये लोग। और लद्दाख क्षेत्र जो है उसके पास काफी डिस्टिंक्ट, काफी अलग उसका कल्चर हेरिटेज जो है, उसकी कम्युनिटीज जैसे कि ड्रोकपा, पाल्टी, चंगपा जिसके बारे में भी हमने बात करी, तो उनकी एक अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए इसको जो है वो 6 शेड्यूल की कैटेगरी में शामिल किया जाए, ये डिमांड है। गवर्नमेंट का जो है वो क्या स्टैंड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रिसेंटली कि ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो 6 शेड्यूल के अंदर शामिल की जाए। अभी इन्होंने अनाउंसमेंट दिया था, राइट, कि ट्राइबल पॉपुलेशन को 6 शेड्यूल के अंदर जो है वो डालो, इसलिए ये फिर हाई पावर्ड कमेटी जो है वो एस्टैब्लिश हुई। और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली बढ़ा भी दिया शेड्यूल ट्राइब पर रिजर्वेशन, राइट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 10% से 45% जो है वो कर दिया है, ठीक है। इलायची वाला टॉपिक ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखो बताया गया है कि साबरीमाला में जो इलायची पाई गई है प्रसाद में, तो बोल रहे हैं कि वो इलायची जो है वो टॉक्सिक है, इसके अंदर इंसेक्टिसाइड रेसिड्यू जो है वो बेसिकली मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट से एक्सीड कर गए, जिस लिमिट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है वो मेंटेन करने के लिए कहा था। अब देखिए प्रसाद वगैरह एक ऐसी चीज होती है जो बहुत समय तक जो है वो चलती भी है, राइट, और यू डोंट नो कि कितना पुराना वो प्रसाद है, कब जो है वो बना, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, राइट। अब तो साबरीमाला की जो है बात हो रही है, लड्डू वगैरह में जो इलायची वगैरह जो है वो डलती है, राइट। तो जैसे कि वो जब प्रोवाइड किया जाता है और वो अगर टॉक्सिक हो तो सोचो लोगों की हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टेस्ट रिपोर्ट के अंदर सैंपल्स के अंदर ये पाया गया कि कुछ इंसेक्टिसाइड रेसिड्यू थे, राइट, फिप्रोनिल, टेब्यूकोनाजोल और इस प्रकार के ये रेसिड्यू थे, याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इलायची की बात करें तो ये स्पाइस हम लोग को एक देखने को मिलती है, राइट, इट इज मेड फ्रॉम वेरियस प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स जो जिंजर फैमिली के उससे जो है ये बन जाती है। 2 मेन प्रकार की जो इलायची हम लोग को जो है नजर आती है, एक है काली इलायची और एक है हरी इलायची, राइट। हरी इलायची खाइए वैसे तो अपन ने ज्यादातर मेरे ख्याल से, सर हरी तो नॉर्मल खाता है, वही नॉर्मल है ना, वाली और ब्लैक वाली जो सब्जी वगैरह डलती है, अच्छा ब्लैक, टाइप में आती है, अच्छा अलग टाइप की होती है क्या, और व्हाइट भी होती है क्या, व्हाइट भी लिखा है, व्हाइट इलायची विच इज ब्लीच्ड वर्जन ऑफ ग्रीन, मेरे ख्याल से हरी सफेद हो जाती है क्या, ब्लीच वर्जन वही हुआ, तो मेरे ख्याल से सुखा देते हैं क्या उसको हरी इलायची को, अरे हाँ कहीं तो देखा है मैंने कि व्हाइट इलायची बहुत समय तक धूप में रख दो तो ये सफेद हो जाती है, ग्रीन इलायची सफेद हो जाती है, हाँ वही होगा ये ब्लीचिंग। एनीवेज तो ये क्या वैसी इलायची होती है क्या जो खाने में डलती है, सेम होती है क्या कि अलग होती है, जो ब्लैक वाली होती है उसके अंदर थोड़ा सा मतलब स्पाइसी भी रहता है, थोड़ा तीखी होती है वो, अच्छा सही, हाँ उसका बाहर का जो शेप होता है बहुत हार्ड होता है, अच्छा वो, हाँ वो भी शायद देखा है मैंने, फिर मैंने देखा है वो काली इलायची, गरम मसाला होता है क्या वो? अच्छा उसी में यूज करता है, अच्छा ओके। तो देखो अब ये इलायची के बारे में अपने थोड़ा डिस्कस किया। अब देखो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एशिया में ये पाई जाती है जनरली, और पहला रेफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलायची का पहला रेफरेंस जो है वो आयुर्वेदिक लिटरेचर में भी मिला है, फर्स्ट रेफरेंस ऑफ इलायची, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। और बोलते हैं कि ये कहां है, सुमेर, क्या है ये सुमेर, सुमेर है ये कुछ आयुर्वेदिक लिटरेचर है क्या, फर्स्ट रेफरेंस टू द सुमेर कुछ और है, ठीक है, अच्छा सुमेर जगह का नाम है क्या,
अपन सर्च कर रहे हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुमेर डेजर्ट लिखा है क्या? सुमेर सिविलाइजेशन है यार ये, सुमेर सिविलाइजेशन। ओके, सुमेर सिविलाइजेशन, ये मेसोपोटामिया रीजन का है, लिखना लिख लो आप। सुमेर वॉज एन एंशियंट, लिखो ये वाली चीज, सुमेर वॉज एन SUMER, SUMER स्लैश करना, फिर लिखना सुमेरियन, SUMERIAN, सुमेरियन, SUMER स्लैश सुमेरियन। सही बोल रहे हो, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन है ये। Was an ancient civilization founded in Mesopotamia region, बस इतना ही लिख दो, फाउंडेड इन मेसोपोटामिया रीजन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सुमेरियन रिलीजन है, एनीवेज। सो इसके अलावा ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड, होग जो है वो इंकरेज करता है प्लेस ऑफ वर्शिप को, यानी कि जो भी टेम्पल्स या वर्शिप की प्लेस है, कि वो अडॉप्ट करे और मेंटेन करे फूड सेफ्टी और हाइजीन। जब भी वो किसी प्रकार के प्रसाद को सेल कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए वो हाइजीन जो है वो मेंटेन करें, तो वो भोग जो है वो इसको इंकरेज करता है। हाँ, ये वो वाला भोग नहीं जो अपन बोलते हैं भगवान को भोग देना है। सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो ये प्रमोट करता है, राइट, इंकरेज करता है। एनीवेज चलो, साइलेंट वैली का है, केरला है ना। तो साइलेंट वैली बर्ड की स्पीसीज जो है 175 पहुंच गई है। एक बर्ड सर्वे कंडक्ट हुआ था साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, जिसने 141 स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें से 17 जो है वो नई प्रजातियां हैं, और अभी तक 175 बर्ड की स्पीसीज जो है वो साइलेंट वैली पे रिकॉर्ड हो गई है। और सर्वे जो है वो उसकी 30th एनिवर्सरी है, पहला बर्ड सर्वे, यानी कि जब पहली बार हुआ था, तो उसके बाद अब 30वां ये सर्वे हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कौन सी बर्ड्स पाई जाती हैं, तो ये बहुत सारे नाम हैं इन बर्ड्स के, कभी कभी ऐसे नाम वगैरह भी पूछ लेते हैं। ब्राउन वुड आउल और ब्रांडेड बे कुकू, फिर मालाबार वुड वुड स्ट्राइक और वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, और फिर इंडियन नाइट जार, फिर जंगल नाइट जार, फिर लार्ज कुकू श्राइक, राइट। तो ये 70 नई प्रजाति हैं कुछ। फिर साइलेंट वैली जो है वहां पर नीलगिरी, क्या लिखा है, लाफिंग थ्रश, फिर नीलगिरी गिरी फ्लावर फ्लावर पैकर, फिर ब्राउन चीक पलवेटा पलवेटा, और ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर, फिर ग्रीनिश वाबलर, फिर कॉमन चिफचैफ, और टिटलर्स लीफ वार्बलर, और शाहीन फैल्कन, और फिर नीलगिरी वुड पिजियन, और मालाबार क्या है, विस्लिंग थ्रश। क्या बात। तो ऐसे ऐसे कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं, कभी कभी यूपीएससी का दिमाग खराब होता है, बोलते हैं बताओ क्या है ये अभी। हाँ हाँ, नाम नहीं बोलो, मैं बोलता ही नहीं, इसलिए यहाँ पर वो येलो मार्क ही नहीं किया है। कोई जरूरत नहीं नाम अब याद रखने की, छोड़ देना 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो, कोई वो नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले हो जाते हैं। क्योंकि कई कबार हो जाता है, हरकत ही हो जाती है कभी कभी यूपीएससी इन सब चीजों में। बट हाँ, मल्टीपल टाइम्स अगर कुछ चीज आ रही है, जैसे साइलेंट वैली आया, तो वो तो पूछेगा कि कहाँ पर है, तो उसका अपन को पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, ये कहाँ पर है, नीलगिरी हिल्स पर है, स्पेशली केरला के अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया है ये, राइट। यहाँ पर एक नदी भी बहती है जिसका नाम है कुंथी, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा।
ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ओम्बड्समैन कौन होता है? तो बैंक के फ्रॉड जरूरी नहीं है, बैंक हर एक इंडस्ट्री का एक अपना ओम्बड्समैन होता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन इज डिफरेंट। जो भी फ्रॉड्स मतलब वो करता हो resolve जरूरी है फ्रॉड्स कंप्लेन्स, जरूरी तो नहीं कि फ्रॉड ही हो रहा है, नॉर्मल कंप्लेन्स भी हो सकती है, राइट? वो चीज है। सो कंप्लेन जो है ये जो रिसीव हुई है ओम्बड्समैन स्कीम के थ्रू वो बढ़ गई है, राइट? 9.39% हो गई है, राइट? तो ये चीज यहाँ पर अभी बताने की जो है बात की है हम लोगों ने। टोटल कंप्लेन जो रिसीव हुई है 2021 2022 में, उसका अबाउट 42% जो है वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। दैट इज ट्रू। ये हुआ है, इवन मेरे घर पे ही पापा के साथ भी एक बार हुआ था कि पैसा जो है वो कट गया, बट वहां पर शो ही नहीं कर रहा कि पैसा जो है वो कटा है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं ऐसे, तो ऐसी कंप्लेन्स बहुत ज्यादा है। अब बात करेंगे आरबीआई के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में। तो इसमें 3 ओम्बड्समैन स्कीम को जो है उन्होंने मर्ज कर दिया, राइट? इन्होंने बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018 और ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। इन 3 स्कीम्स को जो है वो अमालगमेट कर दिया, मर्ज कर दिया। यूनिफाइड ओम्बड्समैन स्कीम जो है प्रोवाइड कराता है कि जितनी भी कस्टमर्स की कंप्लेन्स है उनको रिजॉल्व करना है, राइट? जैसे कि डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, यानी कोई सर्विस जो है बैंक की उसमें कमी आ रही है, राइट? ऐसी कंप्लेन्स भी ले ली जाती है, ठीक है? हाँ, और ये चीज ध्यान में रखनी है कि इफ द ग्रीवियंस इज नॉट रिजॉल्व्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर और नॉट रिप्लाइड विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज, तब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक व्यक्ति जो है वो नॉर्मल कोर्ट को अप्रोच जो है वो कर सकता है, क्योंकि इसमें टाइम बाउंडेशन है, 30 डेज का पीरियड हम लोग को इसमें देखने को मिलता है। बस ये छोटा सा टॉपिक था जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री और अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राई लैंड्स की। सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने रिलीज करी है अपनी एक रिपोर्ट, और किसके अंडर? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रीन अर्बन ओएसएस प्रोग्राम के अंदर। ओएसएस याद है अपन ने एक दिन जो है वो डिस्कस किया था, क्या होता है ओएसएस? पानी होता है ना? हाँ, ये चीज हम लोग को देखने को मिली, ठीक है। सो की पॉइंट जो रिपोर्ट ने हाईलाइट करी कि 35% पूरे दुनिया भर की जो लार्जेस्ट सिटी इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली, मैक्सिको, राइट? तो दीज आर बिल्ड ऑन वर्ल्ड्स ड्राई लैंड। ये ड्राई लैंड पर बनी है, राइट? सूखे एरिया पर ये बनी है, राइट? अर्बन पॉलिसीज हैव येट टू इनकॉर्पोरेट फॉरेस्ट्री एंड ग्रीनिंग स्ट्रेटजीज इन द मेजॉरिटी ऑफ ड्राई लैंड सिटीज। देखो आज की डेट में अपन देखते हैं ना, जैसे कि रोड के बीच पे जो है पेड़ लगा रहे हैं ये लोग, राइट? प्लांटेशन की प्रैक्टिस जो है वो चल रही है, स्पेशली आप कहोगे कि एफॉरेस्टेशन आप ये कह सकते हो, राइट? तो ऐसी चीज है। तो अलग अलग जगह पर जो है वो ग्रीन ट्रीज पर लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज की डेट में। तो वही है कि दुनिया भर की जो लार्जेस्ट सिटी है ड्राई लैंड पर बनी, और आज की डेट में स्ट्रेटजीज अभी भी बनाना बाकी है, राइट? सिटीज के अंदर प्लानिंग करना अभी भी बाकी है, राइट? सो रिकमेंडेशन की बात की गई कि सेलेक्ट लोकल ट्रीज फॉर ग्रीनिंग स्पेस, की लोकल ट्रीज का उपयोग जो है वो करो, सेलेक्ट करो लोकल ट्रीज को, राइट? बिल्ड लोकल कैपेसिटी एंड इन्वॉल्व द कम्युनिटी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ओनरशिप, राइट? एक कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। जैसे कि अभी बीच में कुछ स्कीम चल रही थी, लोकल स्कीम्स, जिसमें जैसे कि घर के पास कोई एक पेड़ है, तो एक व्यक्ति को जो है, यानी कि एक रेसिडेंट को जो है वो पेड़ का ओनर बना दिया कि तुम्हें इसकी देखभाल करनी है एज अ फैमिली मेंबर के तौर पर, राइट? तो ये चीज है। अब ये लोकल चीजें चल रही थी, पहले मैं क्लास कर लगाता हूँ कॉल, तो ये चीज है। फिर क्रिएट पॉलिसीज फॉर अर्बन ग्रीनिंग। भाई अर्बन क्षेत्र को अगर आपको ग्रीनिंग पर फोकस करना है, ग्रीनरी लेकर आनी, तो पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। अब ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम के बारे में हम लोग चर्चा करें तो GUO प्रोग्राम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है FAO के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रीन सिटी इनिशिएटिव पर कंट्रीब्यूट करता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंप्रूव करना अर्बन और प्री अर्बन पॉपुलेशन के लाइवलीहुड को एटलीस्ट 100 सिटीज में नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर। ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का क्या है कि जितने भी सूखा एरिया है, ड्राई लैंड जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसको ग्रीन अर्बन ओएसिस में जो है वो कन्वर्ट कर देना। ओवरऑल रेजिलियंस जो है, रेजिलियंट बनाना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ना पड़े, राइट? इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो, हेल्थ और फूड के क्राइसिस ना हो, तो उसको जो है मजबूत बनाना कि रेजिलियंट बन जाइए, ठीक है? अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट को जो है वो रिड्यूस करना, जो बायोडायवर्सिटी के ऊपर है और नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो ड्राईलैंड्स क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया तो है ही, तो बट डेफिनेशन क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने डिफाइन किया है ड्राईलैंड को अकॉर्डिंग टू एन एरिडिटी इंडेक्स, सूखेपन वाला इंडेक्स। एरिडिटी, एरिड एरिया होता है ना, सूखा एरिया जिसको हम बोलते हैं एरिड एरिया, ये सूखा एरिया।
सो एरिडिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग बताया गया विच इज द रेशियो बिटवीन द एवरेज रेनफॉल प्रेसिपिटेशन एंड द पोटेंशियल evapotranspiration। ये मेरे ख्याल से वही होगा पोटेंशियल कि कितनी गर्मी जो है वहां पर हो रही है, राइट। तो वाली चीज हमें देखने को मिली कि कितना बारिश हो रही है और कितनी इवापोरेशन ही हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, गर्मी हो रही है, राइट। तो उसी का ही एक एवरेज हम लोग को देखने को, उसी से तो पता लगेगा कि कितना एरिया सूखा है, राइट। बारिश के ऊपर पूरी चीजें, बारिश और दूसरा गर्मी, राइट। गर्मी, इन दो चीजों के ऊपर पूरी चीज डिपेंडेंट होती है कि कौन सा एरिया एरिड होगा या नहीं होगा, है ना। फिर ड्राईलैंड सिस्टम जो है दे आर इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ वाटर। भाई सूखा एरिया है दैट मींस कि वहां पर पानी की कमी है, राइट। वहां पर कल्टीवेटेड लैंड्स की आवश्यकता होती है, राइट। स्कर्ब लैंड्स की आवश्यकता होती है, शर्ब लैंड्स की आवश्यकता होती है, ग्रास लैंड, सवाना, सेमी डेजर्ट, ट्रू डेजर्ट, राइट। तो ये लगभग 41% धरती का लैंड एरिया और मेनली आपको एशिया और अफ्रीका वाले क्षेत्र में नजर आएगा ड्राई लैंड का एरिया, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जो है वो हैदराबाद को मिला था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स ने जो है वो दिया था। इससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी रिसेंट पास में पूछा था, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना। क्या चीज? ये एसोसिएशन है, जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर यानी कि जो भी लोग ये फ्रूट्स फ्लावर्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हैदराबाद को देखकर बोला कि ये वर्ल्ड की ग्रीन सिटी है, राइट। तो ये चीज है। इनका एक ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना करके एक इनिशिएटिव हमें देखने को मिला था हैदराबाद का। मतलब ये बेसिकली तेलंगाना को पूरी ग्रीनरी से जो भरना चाह रहे थे, यानी कि हार माला जो होता है ना, ये माला है पूरी, तो उसको पूरा ग्रीनरी एफॉरेस्टेशन लेकर आ रहे थे। तो उनका जैसे ये इनिशिएटिव था, तो इस इनिशिएटिव को रिकॉग्नाइज करके हैदराबाद को उन्होंने वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जो दे दिया, ठीक है। अब वॉल्टर कनिंगम, तो इनकी अभी मृत्यु हुई है। और वॉल्टर कनिंगम की बात करें तो एक एस्ट्रोनॉट जो कि इकलौता उनका स्पेस का मिशन था, अपोलो 7 पर थे ये, राइट। और ये वापस वहां से आए, मतलब कि लगभग 3 एस्ट्रोनॉट्स की जो है वो मृत्यु हो गई थी और लैंडिंग पैड फायर हो गया था। यानी क्योंकि जो भी आपको पता होगा कि जैसे ये लैंड होता है, मतलब ये जैसे कि आप स्पेस पर कोई ह्यूमन गया और उसके बाद फिर वो अपने शटल में बैठकर लैंड करते हैं, तो वो इतनी स्पीड रहती है कि फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग जाती है। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। और फिर जब आग लग जाती है तो कोई बचता नहीं है इसमें। तो ये 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, उनमें से सिर्फ इकलौते ये सर्वाइविंग थे और अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। उसको लेकर ये टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी क्या एग्जैक्टली कल्पना चावला जी के साथ ऐसे ही हुआ था, ठीक है। मेरे ख्याल से कल्पना चावला जी का भी यही मिशन था 1967 का अपोलो मिशन, है ना। उसी में ये भी थे जो ये शायद बच गए उसी मिशन में, ठीक है। फर्स्ट मैन्ड अपोलो मिशन, यस। मून पे जाने वाला मिशन हमें देखने को मिलता है। एनीवेज, नहीं, कल्पना चावला जी का मिशन दूसरा था। क्या मिशन था कल्पना चावला जी का मिशन दूसरा था, ये नहीं था शायद। ये 2003 का केस था, नहीं ये नहीं था। स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87 पे थी है, ठीक है। नहीं वो इनका अलग था और ये अपोलो अलग था यार। अपोलो तो मून का मिशन था, yes। चलो, अब जो ये टॉपिक आ रहा है एथिकल एनिमल रिसर्च, जैसे कि अपने डिस्कस भी किया, एनिमल के ऊपर कैसी भी रिसर्च करने लगते हैं लोग बाग, है ना, तो वो नहीं करनी चाहिए। तो उसी को लेकर एक अच्छा आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। पूरे दुनिया भर में ये चिंता हम लोग को देखने को मिलती है अबाउट एथिकल इश्यूज, राइट, जो एनिमल रिसर्च से रिलेटेड जो होती है। रिसेंटली a proposed measure in Switzerland would have made that country the first to ban, Switzerland is the country that is the first to ban medical and scientific experimentation on animals, but it failed to pass with only 21% of voters in favor। मतलब ये लेकर तो आई कि बैन करेंगे हम लोग, बट इसको किसी ने फेवर नहीं किया, राइट। तो ये भी गलत है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एनिमल रिसर्च के कारण वायरसेस भी तो आ रहे हैं, वायरस भी तो रिलीज हो रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कारण वायरस रिलीज जूनोटिक वायरसेस का यही तो है। अब एनिमल पर रिसर्च कर रहे हो और अनएथिकल रिसर्च चल रही है। सो एनिमल रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटेशन एनिमल का, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एनिमल टू डेवलप एंड टेस्ट द सेफ्टी ऑफ न्यू मेडिसिन, ड्रग्स, कॉस्मेटिक, यानी कोई भी नई दवाई की सेफ्टी, नहीं पर तो सेफ्टी टेस्ट
इन्हीं पर तो किया जाता है कि दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही। एनिमल को पकड़ के चूहे वगैरह को पकड़ लेते हैं मेरे ख्याल से लोग, है ना, चूहे पर ज्यादा करते हैं, है ना, चूहे पे ज्यादा होता है। क्यों करते हैं चूहे पे ज्यादा? तो वजह है कि चूहे पे ज्यादा टेस्टिंग क्यों की जाती है? चूहा अपनी तरह होता है क्या? हाँ, नहीं ऐसा तो ना होगा। ह्यूमन की तरह होता है क्या कुछ चूहा में? उसमें होता है ना, किसमें होता है ह्यूमन की तरह? फ्रॉग का होता है, हाँ फ्रॉग का होता है ह्यूमन की तरह। क्यों करते हैं? और ऑनलाइन किसी को पता है कि चूहे पर ही आज सर्च करना चाहिए? फालतू बैठे रहोगे ना तो सर्च करना कि चूहे पर क्यों रिसर्च की जाती है। यूपीएससी तो पूछेगा नहीं, बट ऐसी जनरल नॉलेज के लिए। एथिकल इश्यूज जो एनिमल रिसर्च से रिलेटेड है, जैसे कि मॉरल स्टेटस ऑफ एनिमल, उसका भी तो, उसकी तो लाइफ है ना यार। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनेट राइट्स ऑफ एनिमल, तो वही जो जानवर के जो राइट, इनेट मतलब वो उसको बंदी बना लिया आपने, तो वाले राइट्स हर किसी को कैद करके थोड़ा रख सकते हो आप। मैं तो उनका देखता हूँ जो मुर्गे, जो वो कटने के लिए बैठे रहते हैं, कुकू कुकू करते रहते हैं बेचारे, क्या बोले यार, पता रहता है उनको कि बस जाने वाली है। मुझे वो वाली चीज, अब देखो वैसे तो काटना दोनों ही गलत है, क्या बोलते हैं, एक हलाल होता है और एक अलग अलग तरीके से काटते हैं ना मुर्गे को, एक झटका होता है। अब हलाल में क्या करते हैं, मतलब उसकी हल्की सी गर्दन जो है वो चीर देते हैं और उसको एक ड्रम के अंदर जो है वो छोड़ देते हैं तड़पता हुआ, वो कर 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 चिल्लाता रहता है, और झटके में उसको डायरेक्ट मुंडी काट देते हैं। मेरा दोस्त है, वो अपने घर में काटता है, बोलता है मैं धीरे धीरे चाकू पे चूरी पे नहीं, हल्की सी गर्दन काटी और उसको छोड़ दिया। मेरा तो दोस्त करता है ना अपने घर पे, बता रहा था वो, बोलता अरे मैं मस्त लेके आता हूँ बस प्यार से, और एक बार में ठक, हाँ, तो एक बार में ठक करता है वो। मैंने कहा सही है भाई, मैं देखना उंगली ना आ जाए खट। तो ये चीज हमें देखने को दी। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टेस्टिंग ऑन एनिमल्स एंड इन्फेंट्स और डिसेबल्ड ह्यूमंस, राइट, तो ये भी एथिकल इश्यूज हम लोग को एनिमल रिसर्च पे देखने को मिलता है। इनेबिलिटी ऑफ द एनिमल टू कंसेंट, अब ऑब्वियस ही बात है यार, एनिमल थोड़ा सहमति देगा कि आओ मेरे पर सुई लगा दो मुझे। लैक ऑफ प्रूवन बेनिफिट्स टू ह्यूमंस आउट ऑफ दीज मेथड्स, राइट, तो ह्यूमंस को उसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, ये वाली चीज भी जो है बताई गई कि आप उसमें एनिमल पे रिसर्च कर रहे हो, ह्यूमन ट्रायल भी तो होता है ना, उसके बाद एनिमल रिसर्च के बाद ही ह्यूमन ट्रायल होता है। अब यार ह्यूमन है, अब वो तो अपनी लाइफ को थोड़ा गवाएगा, सोचेगा कि एनिमल को ही मार देते हैं, इससे बेटर है। सो फेवर लाइफ सेविंग क्योर्स एंड ट्रीटमेंट्स, ये बोलते हैं कि नहीं हम तो ट्रीटमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो लोगों की जान बचाएगी। यू आर टॉकिंग अबाउट लोग, और उनका क्या, उनकी भी तो फैमिली है चूहे वूहे की, है कि नहीं? जेरी, नो प्रॉपर ऑल्टरनेटिव, जेरी का वो देखा है, जेरी का भाई आता है वो वाला एपिसोड, हाँ, वो बड़ा हो जाता है वो कुछ खा के, वो भी खतरनाक एपिसोड है। सो नो प्रॉपर ऑल्टरनेटिव फॉर टेस्टिंग, तो टेस्टिंग के लिए कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, right? तो ये सब बस बेसिक चीज है। शॉर्टर लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, एनिमल की लाइफ साइकिल कम है तो उसको मार दो पहले ही, अपनी ज्यादा तमन बच जाता है। क्या बोले, रिसर्च के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है कि ये रिसर्च टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है, रिसोर्स इंटेंसिव है, काफी सारे केसेस में करेक्टली प्रेडिक्ट जो है वो नहीं कर पाती कि रियल वर्ल्ड जो है वो ह्यूमन रिएक्शन का क्या होगा, और वो शिप सेफ्टी इंश्योर नहीं करती है, ऐसी चीज है। ठीक है, हाँ, अब देखो ऑल्टरनेटिव है एनिमल टेस्टिंग का, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन विट्रो मेथड्स, इन विट्रो का मतलब पता है आपको? इन विट्रो कहीं सुना है आपने? इन विट्रो, हाँ हाँ, एक्सपेरिमेंट कंडीशन में क्या करते हैं? एग्जैक्टली, इन विट्रो, यस, टेस्ट ट्यूब वाला है ना, ये हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है, यस, कि उस पर जो है वो आप कर सकते हो, जो टिश्यू कल्चर जिसको अपन टेक्निक को जो है बोलते हैं कि टिश्यू पर लैब्स के अंदर जाकर उस पर जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्या, है ना, इन विट्रो, आईवीएफ, आईवीएफ है ना, हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबीज के लिए होता है, यस। फिर इन सिलिको मेथड भी एक हम लोग को देखने को मिलता है, ये कंप्यूटर मॉडलिंग मेथड हमें देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज आपको पता होगी, एक दिन मैंने बताई भी थी कि आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि आप 3D हार्ट बनाने लगे हैं,
3D वाले हार्ट जो है वो बन गए, राइट? तो ऐसे कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू भी आप रिसर्च कर सकते हो। ह्यूमन वॉलंटियर को बुला लो कि आ जाओ यार, पैसा देंगे, ये इंजेक्शन लगा लो। फिर सिमुलेटर्स मेडिकल ट्रेनिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, राइट? रोबोटिक काइंड ऑफ, उसी की तरह ये सब चीजें हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एनिमल वेलफेयर एक्ट प्रोटेक्ट करता है सभी की सभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स को, एक्सेप्ट रैट्स, माइस और बर्ड्स, रिसर्च के लिए। मतलब इन पे करो आप रिसर्च, जितना फोड़ना है फोड़ो। क्यों भाई, चूहे से क्या दुश्मनी है? फिर फिश, रेप्टाइल और दूसरे वर्टिब्रेट जो है पब्लिक हेल्थ सर्विस पॉलिसी के थ्रू बताया जाता है कि इनको प्रोटेक्शन जो है प्राप्त नहीं, बाकी सबको प्रोटेक्शन प्राप्त है। बेसिक नेशनल स्टैंडर्ड जो है ह्यूमन ट्रीटमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन के 47 कंट्रीज के अंदर, इंक्लूडिंग यूएसए। तो ये वॉलंटरी एक्रीडिशन पर जो है वो काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन फॉर असेसमेंट एंड एक्रीडिशन ऑफ लेबोरेटरीज एनिमल केयर। यानी कि पहले वो लेबोरेटरीज को जो है वो मान्यता प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो लेबोरेटरी उस पर रिसर्च वगैरह कर सके, हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए। तो ये सब चीजें हैं। क्या लगता है आपको, रिसर्च वगैरह को लेकर एनिमल पर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? फिर कैसे काम बनेगा यार? हाँ बेचारे, ह्यूमन ह्यूमन को नहीं छोड़ता है अपने इंटरेस्ट के लिए, तो बेचारे क्या होता है यार। राजनीति हाँ करनी चाहिए, निपटा दो सबको, जितने जहरीज है सबको निपटा दो। हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करेगा ह्यूमन, यही करेगा। अब आते हैं केबीसी, बताओ बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट। सी, पक्का? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या गड़बड़ कर दी? बी इसका करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन इज अ प्योर, हाइड्रोजन इज इन इट्स प्योर फॉर्म एंड इज, अरे यार एग्जैक्टली प्योर फॉर्म थोड़ा ना ये, ठीक है, सिली मिस्टेक कर दी। ठीक है, वेरी गुड, बी ऑप्शन इज करेक्ट, महक जी करेक्ट, वेरी गुड। चलो अब ये वाला बताओ। हाइड्रोजन ही सबसे इजीली अटैच हो जाता है क्या दूसरे दूसरे उससे, आइटम से, है ना? सबसे इजीली होता है ना मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, सबसे इजीली दोस्त बना लेता है वो। क्या होगा इसका आंसर बताओ? ए 42 का सी, महक जी ने लिखा, आप ए बोल रहे हो? हाँ, बदल दिया भी क्या? सी, बी आंसर है भाई, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, देखें अपन। तो इसमें क्या है, करेक्ट पूछा गया पहली चीज तो, ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये एक हाइड्रोजन है जनरेटेड थ्रू रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, राइट? वी नो अबाउट इट। एंड कार्बन जनरेटेड फ्रॉम द प्रोसेस इज कैप्चर्ड। अरे कार्बन कहाँ से जनरेट हो रहा है? तो कार्बन कहाँ से जनरेट हो रहा है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन में? वो तो कंप्लीटली जो है वो ग्रीन है, कार्बन हो रहा है तो ब्लू, मतलब होने नहीं चाहिए था ग्रीन, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत है ना यार, ध्यान से पढ़ा करो। कार्बन में डाउट है, अभी भी सी आ रहा है सभी का, नहीं भाई बी है, क्लियर लिखा ना, कार्बन जनरेटेड फ्रॉम फ्रॉम द प्रोसेस, कार्बन का जनरेट हो रही है। अब बताओ। ए बोल रहे हो आप? देखते हैं 43 का ये, क्या बात है, बिल्कुल सही चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर विल फॉर्मुलेट द स्कीम गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नहीं ऐसा नहीं है,
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होगी क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री का नाम भी नहीं आया था नहीं, बट फिर भी अगर बाई चांस मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लिखा हो तो आप क्या बोलते, मिनिस्ट्री नहीं है, ही नहीं करना है। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ध्यान रखना है। ठीक है, अप्पू बोथ 32 members हैं कंट्री और यूनाइटेड नेशंस में स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, हेडक्वार्टर उसका बैंकॉक में है। आप सी बोल रहे हो, और कोई सी के साथ? राणा जी ने ए बोल दिया है। सर सी पक्का? करेक्ट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सी 1 and 2 पक्का? सी, वेरी गुड यार। रिवर क्या था? कुंती, कुंती करके था कुछ, है ना? ASI पक्का? 1861 याद रखना ईयर। क्या? A is the correct answer, one only. कोल्डर कंडीशन, नॉर्थ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया की अपन ने बात करी थी रबर से रिलेटेड, याद हो तो, है ना? और आसाम जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, अपन देख लेते हैं कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रबर का इंडिया के अंदर। टॉपिक जो है वो कौन सा चल रहा था? त्रिपुरा, त्रिपुरा का टॉपिक था ना, आई थिंक, है ना? त्रिपुरा का टॉपिक था, अभी पता लगा। केरला लिखा है, केरला जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का, केरला ध्यान रखना। क्या पढ़ा था आपने? अरे वो 6th शेड्यूल का टॉपिक था यार, कोई टॉपिक नहीं, केरला है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये फैक्ट ध्यान रखना, ठीक है? तो ये इज द करेक्ट आंसर। अब आगे आपका 6th शेड्यूल। ATM बताओ ये। फोर्टी नाइन। राणा जी ने सी बोला है। कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये दोनों बॉडीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। डी इज द करेक्ट आंसर। 2 ओनली, ये क्या मजाक कर दिया हमने? करेक्ट जो है वो पूछा है हमने, नहीं कुछ गड़बड़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चेक कर लेते हैं ना, ये 100% कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अपन ने इसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इलेक्ट्री का तो पड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है उसको शामिल किया हुआ है। गलत है इसमें स्टेटमेंट, 2 और 3 होना चाहिए करेक्ट आंसर। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, सी। ठीक है, ये वाला बताओ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम।
यूएनईपी का बताओ। थोड़े फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इससे भी सीखने को मिलेगा। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, यस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आर्टिकल 338 सही बोल रहा था क्या? हेडक्वार्टर कहीं और है। पक्का केन्या ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। बताओ। सर बस हेडक्वार्टर्स का लग रहा है, बाकी दोनों सही है, हेडक्वार्टर का डाउट है। नायरोबी में ही है, केन्या में ही है। मेरे ख्याल से एक दो दिन पहले भी डिस्कस किया था अपन ने। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 50 का डी, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ करेक्ट। हेडक्वार्टर का ही बस दो डाउट था, बाकी दोनों सही है। 1972 तो पढ़ा हुआ मैंने पहले भी कई बार, तो ये तो है। ये नायरोबी केन्या में। डिस्कस किया था। ठीक है, चलो हो गया फिनिश, आज का लेक्चर डन। और अब डाउट क्लास शुरू करते हैं। डाउट्स 10-15 मिनट बाद, जो भी है जो अभी तक पढ़ा है डाउट रेज करना। हेडक्वार्टर केन्या में ही है, नायरोबी केन्या। ठीक है, 10-15 मिनट में शुरू कर रहे हैं अपन क्लास। जय हिंद।